हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4 आवर स्टडी। दोस्तों, आज है 3 जुलाई। 3 जुलाई 2023 से करंट अफेयर के जितने भी सवाल बन सकते हैं वो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला महत्वपूर्ण सवाल है, CBI यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके विशेष निदेशक नए बने हैं अजय भटनागर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजय भटनागर। अजय भटनागर झारखंड कैडर के 1989 बैच के IPS और फिलहाल CBI में अतिरिक्त निदेशक पद पर कार्यरत हैं। वे 20 नवंबर 2024 तक इस पद पर बने रहेंगे। अनुराग और मनोज शशिधर 3 साल की अवधि के लिए CBI में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है उन दोनों को। अब बात करते हैं CBI की। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका पूरा नाम है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या CBI भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। यह आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न प्रकार के मामलों की जांच कराने के लिए लगाई जाती है। यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधीन कार्य करती है। इसका गठन 1 अप्रैल 1963 में हुआ है और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में इसके महानिदेशक प्रवीण सूद हैं, जो अभी 25 मई 2023 को नियुक्त किए गए थे। तो यहाँ आप सही कीजिएगा 25 मई 2023, यहाँ टाइपिंग में गलती हो गई है। अब बात करते हैं अभी रिसेंटली जो अपॉइंटमेंट हुए हैं। तो भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI के नए महानिदेशक बने थे जनार्दन प्रसाद, और UDI के CEO बने थे अमित अग्रवाल, और पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं जो अभी उन्हें बनाने की घोषणा हुई है, तो काजी फैज ईसा हैं, वो बनाए जाएंगे। और रॉ के नए प्रमुख रवि सिन्हा बने हैं, और ट्विटर की नई CEO लिंडा याकारिनो हैं। सुचिता शेखर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की पहली महिला अधिकारी बनी थी, और प्रियंका सिंह सेना सेवा कोर में पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी हैं। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री जो दूसरी बार बने हैं सिद्धरमैया, वो कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री हैं अभी। और कर्नाटक के विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष UT खादर बने हैं। आगे, सिंगापुर में भारत का अगला उच्चायुक्त शिल्पक एन अम्बुले को नियुक्त किया गया है, और युगांडा में भारत के अगले उच्चायुक्त उपेंद्र सिंह रावत हैं, वे बनाए गए हैं। कतर में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं विपुल, और BSF के नए महानिदेशक नितिन अग्रवाल बने हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हाल ही में किस कारखाने ने एक माह में 31 रेल इंजन तैयार कर नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये नया रिकॉर्ड बनारस रेल इंजन कारखाने द्वारा बनाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, बनारस रेल इंजन कारखाना। बनारस रेल इंजन कारखाना या बरेका ने जून में एक माह में सर्वाधिक विद्युत रेल इंजन के उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। जून में मात्र 25 कार्य दिवसों के बरेका टीम ने 51 विद्युत रेल इंजन का उत्पादन किया है। इससे पूर्व दिसंबर 2021 में 45 विद्युत रेल इंजनों का उत्पादन कर नया रिकॉर्ड बनाया था बरेका। यह रिकॉर्ड ऐतिहासिक है बरेका का। आगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा, हाल ही में किस राज्य ने ट्विटर पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है? तो ये जुर्माना कर्नाटक द्वारा लगाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कर्नाटक। और जो ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी, वर्तमान में इसकी CEO लिंडा याकारिनो हुई। आगे, क्वेश्चन नंबर चौथा है, हाल ही में हुल क्रांति दिवस कब मनाया गया है? तो ये हर साल 30 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 30 जून। हुल क्रांति आज़ादी की पहली लड़ाई मानी जाती है। 1855 में आज ही के दिन यानी 30 जून को झारखंड के हजारों आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए थे। इस दिन को हुल क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज़ादी की पहली लड़ाई तो वैसे सन 1857 में मानी जाती है, लेकिन झारखंड के आदिवासियों ने 30 जून 1855 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू के नेतृत्व में मौजूदा साहेबगंज जो झारखंड जिले में यह विद्रोह शुरू हुआ था, उनके नेतृत्व में। इस मौके पर सिद्धू ने नारा दिया था, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां है, हाल ही में चिखल कालो उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये गोवा में मनाया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोवा। चिखल कालो, जिसे कीचड़ उत्सव भी कहा जाता है, इस उत्सव का संबंध भगवान कृष्ण के बाल रूप में
वृंदावन में अपनी मित्र मंडली के साथ खेलने से है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का विदेशी कर्ज मार्च 2023 के अंत तक बढ़कर कितना हो गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 624.7 अरब डॉलर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा। मार्च 2022 में भारत का विदेशी कर्ज 619.1 अरब डॉलर था, जो इसमें अभी बढ़ोतरी हुई है 2023 में 5.6 अरब डॉलर की। तो अब ये बढ़कर हो गया है 624.7 अरब डॉलर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने 1 वर्ष या 2 वर्ष परिपक्वता अवधि वाली सावधि बचत स्कीमों पर कितनी प्रतिशत ब्याज की बढ़ोतरी की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 0.1%। 1 या 2 वर्ष वाली छोटी बचत योजनाओं पर 0.1% की वृद्धि हुई है, जो अब बढ़कर 6.8 से बढ़कर हो गई है 6.9%। तो आप ये याद रखिएगा, एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 वर्ष वाली जमाओं योजनाओं पर भी इतनी ही वृद्धि हुई है 0.1%। तो अब वो बढ़कर हो गई है 6.9 से बढ़कर 7% हो गई है। और 5 वर्ष वाली योजना पर जो बढ़ोतरी हुई है 0.3% की हुई है, तो ये बढ़कर हुई है 6.2 से 6.5%। नई दरें 1 जुलाई से 30 सितंबर 2023 तक लागू रहेंगी। वित्त मंत्रालय हर 3 महीने पर छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दर तय करता है। इस बार सिर्फ 3 स्कीमों के लिए ब्याज दरों को बढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कौन सा भारतीय स्टॉक पहली बार 64,000 के पार पहुंचा है? तो ये सेंसेक्स है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, सेंसेक्स। अभी हाल ही में एमआरएफ 1 लाख रुपये प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक बना था। तो आप एक नंबर में इसे भी याद रखिएगा। अमेरिका के टेक्सास प्रांत स्टेफर्ड में मेयर बनने वाले पहले भारतवंशी कौन हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, केन मैथ्यू। अमेरिका के टेक्सास प्रांत स्टेफर्ड में मेयर बनने वाले पहले भारतवंशी बने हैं। केरल के मूल निवासी केन मैथ्यू अमेरिका राज्य टेक्सास में स्टेफर्ड के मेयर के रूप में शपथ लेने वाले पहले भारतीय अमेरिकी हैं, और वे पहले अश्वेत व्यक्ति भी बने हैं वहाँ मेयर। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत को कितने वित्त पोषण की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये 150 करोड़ डॉलर। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने भारत में कम कार्बन ऊर्जा के विकास में तेजी लाने के लिए 150 करोड़ डॉलर या 1.5 बिलियन डॉलर की वित्त पोषण की मंजूरी दी है। इस वित्त पोषण से भारत को नवीकरणीय ऊर्जा बढ़ाने, हरित हाइड्रोजन विकसित करने और कम कार्बन ऊर्जा निवेश करने, जलवायु वित्त को प्रोत्साहित करके कम कार्बन ऊर्जा को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। अब बात करें विश्व बैंक की, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष अजय बंगा बने हैं, वो इसके 14वें अध्यक्ष हैं और वे पहले भारतवंशी हैं जो इस पद पर पहुँचे हैं। इस विश्व बैंक की स्थापना 7 जुलाई 1944 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पुनः भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तो तुषार मेहता फिर से भारत के सॉलिसिटर जनरल बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तुषार मेहता। तुषार मेहता को पुनः भारत का सॉलिसिटर जनरल या एससी नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 3 साल के लिए होगा। तुषार मेहता को 2018 में भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था। तुषार मेहता को भारत का अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल 2014 में नियुक्त किया गया था। तो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तो 2014 में और सॉलिसिटर जनरल 2018 में बने थे वो। तो अब बात करते हैं भारत के सॉलिसिटर जनरल के बारे में। भारत का सॉलिसिटर जनरल यानी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भारत के अटॉर्नी जनरल के अधीन है। एससीआई देश का दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी है। अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है और भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। एससीआई और अतिरिक्त एससीआई भारत सरकार को सलाह देते हैं और कानूनी अधिकारी और सेवा की जो शर्तें या नियम 1972 के संदर्भ में भारत संघ की ओर से पेश होते हैं। हालांकि भारत के अटॉर्नी जनरल पद के विपरीत जो अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है, भारत के संविधान के अनुसार सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद केवल वैधानिक हैं।
इस पद का गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। बात करते हैं वैधानिक और संवैधानिक निकायों के बीच अंतर के बारे में। वैधानिक निकायों की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा की जाती है, जबकि संवैधानिक निकायों का उल्लेख संविधान में किया जाता है। तो आप वैधानिक और संवैधानिक इनके निकायों के बारे में याद रखिएगा। हाल ही में जीएसटी दिवस कब मनाया गया है? तो ये हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई। यह 2017 से लागू हुई थी, तब से यह दिवस मनाया जा रहा है। अब बात करते हैं जीएसटी की। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका पूरा नाम है। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर, ये हिंदी में इसका नाम है। देश में लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 को। इसके लागू होने से देश में 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर और 13 प्रकार के शेष कर खत्म हो गए थे। फ्रांस को विश्व में जीएसटी का जनक कहा जाता है, क्योंकि वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू करने वाला फ्रांस दुनिया का पहला देश है। इसे 1954 में जीएसटी लागू की थी फ्रांस ने। वस्तु और सेवा कर 2016 के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने देश में एक नई कर व्यवस्था की शुरुआत की है। इस संशोधन ने भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद 279A जोड़ा है। इस कर के सुचारू और कुशल प्रशासन के लिए जीएसटी परिषद का गठन किया गया था, जो वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिशें करने के लिए बनाया गया एक संवैधानिक निकाय है। अब बात करते हैं जीएसटी की स्लैब के बारे में। इसकी 5 स्लैब हैं। कर संग्रहण के लिए वस्तुओं और सेवाओं को 5 अलग अलग स्लैबों में विभाजित किया गया है। 0, 5, 12, 18 और 28%। हालांकि पेट्रोल उत्पादों, मादक पेय और बिजली पर जीएसटी तय कर नहीं लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार पाने के लिए कितने वर्ष का अनुभव तय किया गया है? तो इसमें 10 वर्ष का अनुभव तय किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों के पात्रता नियमों में शिक्षा मंत्रालय ने एक बदलाव किया है। इसके तहत 10 साल का अनुभव रखने वाले शिक्षक या प्रधानाध्यापक ही इसके लिए पात्र होंगे। वहीं स्कूलों में संविदा पर पढ़ाने वाले शिक्षक या फिर शिक्षा मित्र इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। अब जो शिक्षक पुरस्कार 50 लोगों को दिए जाएंगे, ये पहले 47 लोगों को दिए जाते थे। इसके साथ ही मंत्रालय ने हर साल दिए जाने वाले पुरस्कारों की संख्या भी बढ़ाई है, जिसमें अब 47 की जगह देश भर के 50 शिक्षकों को यह सम्मान दिया जाएगा। इसमें 2 दिव्यांग शिक्षक भी शामिल होंगे। 5 सितंबर को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। हर साल राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का प्रारंभ 1958 में हुआ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका आज का सवाल है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और साथ ही डेली करंट अफेयर के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।